महंगाई या मुद्रास्फीति, ये एक ऐसा शब्द है जो हम सबकी जिंदगी पर असर डालता है। चीजों के दाम क्यों बढ़ते हैं और सरकार या आरबीआई कैसे तय करते हैं कि भाई महंगाई कितनी है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। खास तौर पर भारत में इस्तेमाल होने वाले दो मुख्य इंडेक्स WPI और CPI, इनको समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये मुद्रास्फीति, ये होती क्या है असल में? हाँ, देखिए मतलब आसान भाषा में अगर समझें तो समय के साथ चीज़ों और सेवाओं की जो औसत कीमतें हैं उनमें बढ़ोतरी होना। जब कीमतें बढ़ती हैं तो उतने ही पैसे में हम पहले से कम सामान या सेवाएं खरीद पाते हैं। सीधी सी बात है, पैसे की खरीदने की ताकत मतलब परचेजिंग पावर कम हो जाती है। और भारत में इसे मापने के दो मुख्य तरीके हैं, WPI और CPI। पहले WPI की बात करते हैं। इसका नाम पहले काफी सुनते थे हम। ये असल में क्या मापता है? WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स या थोक मूल्य सूचकांक। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये थोक बाजार में मतलब बल्क में बिकने वाले सामानों की कीमतों में बदलाव को ट्रैक करता है। ये वो कीमतें हैं जो एक बिजनेस, एक कारोबारी दूसरे कारोबारी से वसूलता है। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का आर्थिक सलाहकार का कार्यालय वो हर महीने जारी करता है। और इसमें किस तरह की चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है? क्या ये इंडस्ट्रियल साइड का ज्यादा आईना है? हाँ, कह सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 ग्रुप्स हैं। एक तो प्राइमरी आर्टिकल्स मतलब कच्चा माल वगैरह, फिर फ्यूल और पावर यानी ईंधन और बिजली, और तीसरा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स यानी निर्मित उत्पाद। और इसमें सबसे ज्यादा वजन करीब 64% इन्हीं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का ही है। अच्छा, 64%। हाँ, फ्यूल और पावर का वजन लगभग 13% और प्राइमरी आर्टिकल्स का करीब 23%। अभी हाल में अप्रैल में WPI इन्फ्लेशन 1.26% पर पहुंच गया था, जो 13 महीने का हाई था, खासकर खाने पीने की थोक कीमतों और फ्यूल की वजह से। लेकिन इसमें एक कमी है ना? सेवाओं का क्या? बिल्कुल, सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है। WPI सिर्फ गुड्स यानी वस्तुओं की कीमतें देखता है। सर्विसेज जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब इसमें नहीं आता। और हमारी रोज की जिंदगी में तो सर्विसेज का बड़ा हिस्सा होता है। इसी वजह से आरबीआई, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक, अब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, जैसे रेपो रेट वगैरह तय करने के लिए मुख्य रूप से WPI पर डिपेंड नहीं करता। अच्छा, तो फिर आरबीआई किस सूचकांक को देखता है, मतलब मुख्य तौर पर? हाँ, तो यहाँ रोल आता है CPI का, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ये उन कीमतों को मापता है जो हम आप जैसे आम कंज्यूमर, मतलब उपभोक्ता, सामान और सेवाएं दोनों खरीदने के लिए चुकाते हैं। इसे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी NSO जारी करता है, और इसका बेस ईयर मतलब आधार वर्ष 2012 है। बेस ईयर यानी 2012 की कीमतों से तुलना की जाती है। हाँ बिल्कुल, उसी के मुकाबले देखा जाता है कि कीमतें कितनी बढ़ी या घटी। और CPI के बास्केट में क्या खास है? आपने कहा इसमें सेवाएं भी शामिल हैं। हाँ, और एक और खास बात यह है कि CPI की बास्केट में सबसे बड़ा हिस्सा करीब 46% फूड एंड बेवरेजेस का है, मतलब खाने पीने की चीजों का। ओह, लगभग आधा। हाँ, करीब करीब आधा। तो इसका मतलब है कि खाने पीने की चीजों की कीमतों में उतार चढ़ाव का CPI पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, और यही हमारी जेब पर सीधा असर डालता है। इसीलिए आरबीआई के लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमने हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन के बारे में भी सुना है। इनमें क्या अंतर है, ये भी समझाएं जरा। देखिए, हेडलाइन इन्फ्लेशन वो है जो टोटल CPI होती है। इसमें सब कुछ शामिल होता है, खाने पीने की चीजें, ईंधन, जिनकी कीमतें अक्सर तेजी से बदलती हैं, वो भी। आरबीआई अपनी पॉलिसी के लिए इसी हेडलाइन आंकड़े को देखता है। ठीक है। लेकिन महंगाई का असल ट्रेंड, मतलब उसकी अंदरूनी और ज्यादा स्थिर चाल समझने के लिए कोर इन्फ्लेशन देखी जाती है। इसमें से खाने पीने की चीजों और ईंधन जैसी वॉलेटाइल चीजों की कीमतों को हटा दिया जाता है। इससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में इन तेजी से बदलने वाली चीजों के अलावा बाकी चीजों में महंगाई का दबाव कितना टिकाऊ है। और हाल के CPI आंकड़े क्या बता रहे हैं? कुछ नरमी आई है? हाँ, दिसंबर 2024 में रिटेल इन्फ्लेशन मतलब CPI वाली महंगाई घटकर 5.22% पर आ गई थी। नवंबर में ये 5.48% थी। अच्छा। इसकी मुख्य वजह शायद फूड इन्फ्लेशन में कमी आना था, कह सकते हैं अच्छी फसल और बेहतर रबी बुआई के चलते।
एक और सीपीआई का जिक्र आता है कभी-कभी, सीपीआई आईडब्ल्यू, वो क्या है? हाँ, वो है सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इसे लेबर ब्यूरो जारी करता है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों और औद्योगिक मजदूरों का महंगाई भत्ता यानी डीए तय करने के लिए होता है। आम पॉलिसी मेकिंग में आरबीआई इसे सीधे इस्तेमाल नहीं करता। समझ गई। तो आम आदमी के लिए इन दोनों सूचकांकों का निचोड़ क्या है? डब्ल्यूपीआई बनाम सीपीआई में हमारे लिए क्या ज्यादा मायने रखता है? देखिए, सीधी सी बात है, सीपीआई हमारी जेब पर पड़ने वाले असर को कहीं बेहतर दिखाता है, क्योंकि इसमें वो सभी चीजें और सेवाएं शामिल हैं जो हम रोजमर्रा में खरीदते हैं। डब्ल्यूपीआई थोक बाजार का हाल बताता है, जो जरूरी है, पर उसका असर हम तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग सकता है या वो अलग हो सकता है। तो जब सीपीआई बढ़ता है तो हमारी खरीदने की क्षमता कम होती है, खासकर जिनकी आमदनी फिक्स्ड है। बिल्कुल। और जैसा हमने कहा, आरबीआई मुख्य रूप से इसी सीपीआई को देखकर ब्याज दरें जैसे रेपो रेट तय करता है, जिसका असर हमारे लोन की ईएमआई पे पड़ता है। हाँ, जब महंगाई ज्यादा होती है तो आरबीआई ब्याज दरें बढ़ा सकता है ताकि लोग खर्च कम करें और महंगाई काबू में आए। इससे लोन महंगे हो जाते हैं, ईएमआई बढ़ सकती है। हालांकि कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे अगर रुपया कमजोर होता है तो बाहर से आने वाली चीजें, खासकर कच्चा तेल, महंगा हो जाता है। इसे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। हाँ, वो भी एक फैक्टर है। और ये भी देखना होता है कि देश के अलग-अलग राज्यों में महंगाई कैसी है। कुछ राज्यों में महंगाई अभी भी आरबीआई के 6% के कंफर्ट लेवल से ऊपर चल रही है। तो संक्षेप में कहें तो WPI इज इक्वल टू थोक बाजार, सिर्फ सामान। CPI इज इक्वल टू रिटेल बाजार, सामान प्लस सेवाएं। और यही आरबीआई की नीति का मेन आधार। एकदम सही। और ये समझना जरूरी है कि ये दोनों इंडेक्स कभी-कभी बिल्कुल अलग कहानी भी कह सकते हैं। हो सकता है थोक में दाम बढ़ रहे हों, पर रिटेल में उतना असर न दिखे, या उल्टा हो। ये बात सोचने वाली है। जब WPI और CPI अलग-अलग दिशाओं में जा रहे हों, तो एक आम नागरिक को अपनी बचत और खर्च की प्लानिंग करते समय इन आंकड़ों का आखिर क्या मतलब निकालना चाहिए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।